हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा। कंटिन्यूएशन में सोल्यूशन के अंदर हमारा नेक्स्ट जो आज का वीडियो है उसमें अपन जो लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था स्टूडेंट, जिसमें ये हमारे पास था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। ये हमारा इसमें कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने वेपर प्रेशर की टोटल डिस्कशन हुई थी और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात की थी। और उसके ऊपर अपन अब एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट रिकॉल करिए, वेपर प्रेशर में इंडिविजुअल वेपर प्रेशर अपन कैसे निकालते हैं। किसी का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, ये अपन इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। और टोटल प्रेशर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और साथ में था X2। ये दो फॉर्मूले अपन वोलेटाइल दो लिक्विड के लिए यूज करते थे। तो अब देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। The vapor pressure of ethanol and methanol are 4.5 mmHg, 88.7 mm, ये इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पेक्टिवली द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, इसमें जो मिक्सिंग हुई प्रिपेयर्ड मिक्सिंग 60 ग्राम हमने लिया है इथेनॉल और 40 ग्राम हमने लिया है मीथेनॉल। एज्यूमिंग दैट सोल्यूशन दोनों को मिक्स का आइडियल है और आइडियल बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेट करना वेपर प्रेशर। तो किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास में इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर की हम टोटल कर दें। तो अब सबसे पहले अपन को दो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो ही हम टोटल कर पाएंगे। और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, तो यहां पे अपने फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में आएगा कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, जितने भी उसमें मिक्स्ड है, इंडिविजुअल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है हमारे पास, उनका इंडिविजुअल निकालना, मिथेनॉल और इथेनॉल। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू होगा, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होगा प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका प्योर प्रेशर जो हमारे पास गिवन है। तो प्योर उसका जो भी कंपोनेंट होगा, तो इस फॉर्मूले को अपन को यूज करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिमांड है क्वेश्चन के अंदर, वो है कि पार्शियल प्रेशर भी तब कैलकुलेट होगा जब आपके पास मोल फ्रैक्शन हो स्टूडेंट। इसीलिए हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, तो एज वी नो कोई भी मोल फ्रैक्शन होगा तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, x इक्वल्स टू किसी भी सब्सटेंस का 1 का कोई भी एक कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल। ऐसे अपन किसी और का भी दूसरे सेकंड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या चाहिए, मोल। अब मोल को कैलकुलेट करने के लिए फिर से मास अपॉन ग्राम मोलर मास लेना होगा, ठीक है। मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मोल आएंगे तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से अपन फिर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे दोनों कंपोनेंट का, तो वो टोटल पार्ट वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा। तो ये इस न्यूमेरिकल की थीम है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले अपन मोल निकालेंगे स्टेप 1 के अंदर। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, सबसे पहले स्टेप में जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल को कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना है, उसी कंपोनेंट का मास ग्राम में और डाउन में आ जाएगा ग्राम मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। तो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक आपका इथेनॉल है C2H5OH, ठीक, एक तो हो गया C2H5OH। तो एक कंपोनेंट तो C, इसको आप 1 मान सकते हैं, कंपोनेंट 1। और ये आपका हो जाएगा, तो इसका मास कितना दे रखा अपन को इथेनॉल का, यहां देखिए मिक्सिंग ऑफ 60 ग्राम, तो ये आपका 60 ग्राम हो गया। और इसका मास निकालो, इथेनॉल का मोलर मास कितना आएगा 46, कैलकुलेट करके देखिए, कार्बन का आपका 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन 16 और एक और हाइड्रोजन। दूसरा आपके पास है मीथेनॉल, इसको कंपोनेंट कोई भी 1 2 मान लीजिए, और ये आपका कितना है 40 ग्राम है ना, 40 ग्राम। जनरली कम क्वांटिटी वाले को आप कंपोनेंट 2 मान लीजिए।
और ये आपके पास में आ जाएगा, इसका मास निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, मिथाइल है ना, तो फिर ये आपका कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन का 16, ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये हो गया मास अपॉन, तो इन दोनों कंपोनेंट का वीडियो पॉज करके निकालो कितना आंसर आ रहा है देखिए। यस स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर 1.30 1.25 आया होगा, देखिए चेक करके, विदाउट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो विदाउट यूनिट होंगे, 1.30 और 1.25। अब ये आपके पास में दोनों कंपोनेंट्स के मोल आ गए। अब अपन इसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। यस, तो यहां पे अपन स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में आपका आएगा कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करें, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होंगे, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं पहले। सपोज आपके पास में मिथेनॉल है एज ए कंपोनेंट 2, तो मिथेनॉल के मोल कितना है, ये रहे आपके पास में, तो ऊपर तो आ जाएगा 1.25 अपॉन नीचे दोनों की टोटल 1.30 प्लस 1.25। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए तब तक। दूसरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का कितना अपने पास 1.30 अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल 1.25। यस, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो दोनों का आंसर कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स मैच करिए आंसर। इसका आंसर आपका 0.49 आया होगा और इसका आंसर आपका 0.51 आया होगा। तो ये आपके मोल फ्रैक्शंस आ गए दोनों कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर चाहिए तो उसके लिए इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पहले निकालने पड़ेंगे। और पार्शियल के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। अब अपन इस बात पे आ रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन आपके पास आ ही गया इनटू देयर प्योर वेपर प्रेशर। तो ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है P0। मिथेनॉल का भी देखिए अंडरलाइन कर दीजिए इसमें। तो ये आपका इथेनॉल का तो दे रखा है C2H5OH का P0 आपका इतना है, और ये जो 88.7 है ये आपका मिथेनॉल का आ जाएगा प्योर। तो यहाँ पे लिख दीजिए CH3OH P0। एक को कंपोनेंट 2 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आप आ जाइए स्टेप 3 में। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी सा है, बस आपको स्टेप सीक्वेंस फॉलो करना है। स्टेप 3 में स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो मान लीजिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल निकालना, तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH। ठीक है, प्लेस करो वैल्यूज को। यस, मोल फ्रैक्शन कितना मिथेनॉल का, ये रहा 0.49 इनटू प्योर का वेपर प्रेशर मिथेनॉल, तो इथेनॉल का इतना है, मिथेनॉल का आपका ये रहा 88.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तब तक। यस, दूसरा भी इसी तरह से इथेनॉल का कैलकुलेट करना है, तो यहां पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई, वैल्यूज रखिए। इथेनॉल का कितना आया अपने पास में 0.51 इनटू इसका प्योर में कितना दे रखा है आपका 44.7 44.5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो। यस, वीडियो पॉज करके निकालो आंसर कितना आ रहा है प्रोबेबल। यस स्टूडेंट्स, आंसर मैच करिए। फर्स्ट का आंसर जो होगा यानी कि मिथेनॉल के लिए आपका 43.46 आएगा और सेकंड आपका 22.70 आएगा। यह आपका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आ गया। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, लास्ट में क्या लिखा, कैलकुलेट वेपर प्रेशर यानी कि टोटल PT ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे अपन, तो इसमें अपन नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर देंगे, दैट इज स्टेप नंबर 4। तो टोटल जो होगा वो हमेशा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल हो जाएगा। जितनी टोटल आपके पास कितना है मिथेनॉल का 43.46 प्लस सेकंड आ गया 22.70। ठीक है, टोटल कर लीजिए 66.16 आपका mmHg के अंदर, यह आपका टोटल आ गया एज पर क्वेश्चन यहां तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, वापस रिकैप देख लीजिए। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको टोटल ये निकालना, टोटल के लिए हमको क्या चाहिएगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चाहिएगा। इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना तो मोल फ्रैक्शन चाहिएगा, बाकी तो क्वेश्चन में गिवन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तभी आएगा जब मोल अवेलेबल्स होंगे, और मोल अवेलेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपन को मास गिवन है क्वेश्चंस के अंदर उसको ग्राम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा और इससे मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। मोल से फ्रैक्शन निकाल दीजिए, फ्रैक्शन आपका
इंडिविजुअल आपका वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा, दोनों की टोटल करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है दोनों और उनका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस रखिए स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रॉल्ट लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। दोनों लॉ जो है वो एक दूसरे से इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करिए। हम रॉल्ट लॉ को कैसे लिखते हैं? यस, रॉल्ट लॉ का सोचिए जल्दी से, हाउ टू राइट रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ कहते हैं पी, किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये अपन रॉल्ट लॉ के लिए कहते हैं। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट एक्स। तो ये पी नॉट आपका प्योर सॉल्वेंट के ना प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट पार्शियल वेपर प्रेशर। इसी तरह से हेनरी का, यस, हेनरी लॉ क्या कहता है, पक्सी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसके अंदर KH आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में हेनरी कांस्टेंट हो गया। जो डिफरेंस है दोनों लॉ में, तो यहां हेनरी कांस्टेंट है और इधर प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। अगर स्टूडेंट्स रॉल्ट लॉ का प्योर पार्शियल प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर, वो अगर हेनरी कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, ये दोनों का डिफरेंस अगर इक्वल हो जाता है, तो आप देखो Px हो जाएगा, इसमें भी Px हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो केस हो जाएगा वो कहलाएगा स्पेशल, यानी कि इस केस में अपन कह सकते हैं कि हेनरी लॉ जो है वो आपका रॉल्ट लॉ है और रॉल्ट लॉ आपका हिंदू, ये स्पेशल केस हो सकता है। बस उसके लिए कंडीशन ये है कि P नॉट KH के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में टू वॉलेटाइल आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। अब इसमें अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ में क्या क्या आपको और इसमें रिप्रेजेंटेशन देना। ये तो है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, जिसमें दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक क्लोरोफॉर्म और एक मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट, एक का प्रेशर इस साइड में और एक का वेपर प्रेशर, और ये डाल्टन में टोटल आ, ये तो आइडियल का हो गया। अब जैसा अपन ने कहा कि अगर इसमें नॉन आइडियल के लिए अगर अपन को माना, तो नॉन आइडियल में क्या होगा कि आपका जो ये आइडियल पॉइंट है तो डॉट डॉट रह जाएगा, और उसमें दो तरह के डेविएशन आएंगे, एक को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन और एक को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन है वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो इस आइडियल ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये आपके ग्राफ में आइडियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, ये डाल्टन टोटल। अब इसमें स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो अगर नेगेटिव डेविएशन दिखा, तो नेगेटिव डेविएशन में जो आपको लाइन दे रखी है उस लाइन से नीचे लेना है ग्राफ। तो इस तरह से इसमें कर्व बनाएंगे तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर कंपोनेंट 2 भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल में आकर के, तो उसका इस तरह से आएगा, और टोटल नेगेटिव में कितना आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा वो भी नेगेटिव के अंदर। तो ये आपकी ग्रीन लाइन से वो किसी कंपोनेंट के नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करेगी। अब मान लीजिए कोई आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो कंपोनेंट, तो इसी ग्राफ में अगर कंपोनेंट 1 पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो ग्राफ अबव प्लान करेंगे ऐसे, जैसे ये वाला है। ठीक है, ये और कंपोनेंट 2 का अगर है तो कंपोनेंट 2 का ये आपका इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और डाल्टन के अंदर टोटल अगर आता है तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा। तो ये आपका आइडियल के अंदर नॉन आइडियल रिप्रेजेंटेशन टू वॉलेटाइल कंपोनेंट का अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस ग्राफ इज फॉर नॉन आइडियल इन विच पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन। तो दो तरह के डेविएशंस होते हैं और स्ट्रेट लाइन ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन और रिटन एग्जाम्स के लिए भी है, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सर्स क्या होते हैं, जिसमें अपन लिक्विड जो बाइनरी मिक्सर्स होते हैं उसमें एजियोट्रॉप मिक्सर्स कैसे बनते हैं। यस, जैसे आपके पास में ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने दो मिक्सचर जो है वो दो वॉलेटाइल मिक्सचर को आपने इसमें मिक्स कर दिया।
ठीक है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे पास में होगा, ठीक है, ए एंड बी, ऐसे मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट, इसमें एक सल्यूट और सॉल्वेंट है, तो इसको बोलेंगे बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अपन ऊपर से इसको क्लोज कर दें। अब स्टूडेंट जैसे ही इसको अपन एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे, जो भी टेम्परेचर फिक्स देंगे, तो उसको अपन बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, उस पर हीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट ए एंड बी, तो इसमें ए की भी वेपर बनेगी और साइमल्टेनियसली आपके बी की भी वेपर बनेगी, है ना। तो दोनों मिक्सचर में ए और बी जो भी होंगे उसकी भी आपकी इसमें वेपर बनेगी, तो ये दोनों वेपर रहेगी और दोनों ही आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगी लिक्विड की सरफेस पे, ठीक है। अब इस दौरान अगर ये कंपोजिशन दोनों का, ठीक है, ये कहलाता है लिक्विड कंपोजिशन, डाउन में जो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड कंपोजिशन, इक्विवो, जितना कंपोजिशन लिक्विड में है ए एंड बी का, ये कहलाता है वेपर फेस कंपोजिशन, और ये भी इक्वल हो जाए, ठीक है, लिक्विड और वेपर दोनों। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे आइसोट्रोप मिक्सचर्स के अंदर, दोस बाइनरी mixture which are having same composition in liquid and vapor phase, इन दोनों में स्टूडेंट्स, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन सेम रहता है तो उस मिक्सचर को, तो ऐसे मिक्सचर जो होंगे दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है, आर कॉल्ड एजियोट्रॉप मिक्सचर, तो उनको एजियोट्रॉप मिक्सचर्स बोलेंगे। यानी कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, अपन नोट में ये भी लिख सकते हैं, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब कंपोजिशन होगा तो एग्जैक्ट प्रेशर भी वही रहेगा, इसलिए दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे जो मिक्सचर होंगे जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होता हो, तो इनको अपन even they can't be separated out by fractional distillation, जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, नियरर बॉइलिंग पॉइंट को भी ये सेपरेट कर देता है, लेकिन एजियोट्रॉप मिक्सचर्स को स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेपरेट आउट नहीं कर पाता, क्योंकि एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका वो इक्वल हो जाता है, तो ये इक्वल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट में भी आता है या आपको पढ़ना पड़ता, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। बाइनरी मिक्सचर्स which are having same composition in liquid as well as in vapor phase and they boil at constant temperature, means they are having same boiling point, is called azeotropic mixers। और ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप यहां से ऐसे फिगर से इसको याद रख सकते हैं डेफिनेशंस को, तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं होगा, और ऐसे मिक्सचर को अपन एजियोट्रॉप मिक्सचर्स बोलेंगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी के अंदर एजियोट्रॉप मिक्सर्स टाइप्स, कितने टाइप के एजियोट्रॉप मिक्सर्स हो सकते हैं, तो दो तरह के होंगे, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक आपका होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ठीक है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसको कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट कम कब आएगा, तो जैसे आपके पास में मान लीजिए ये बीकर है, इस बीकर के अंदर ए और बी कोई भी, जैसे इथेनॉल ए है और वाटर को बी मान ले, तो ए और बी दो कंपोनेंट है, अगर इसमें बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं है तो क्या होगा, इसकी ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी,
और जब ज्यादा वेपर बनेगी तो वो जल्दी से जल्दी इस फेस को सैचुरेट कर देगा। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है उसमें यही यूज होता है, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एपी 1 एटमॉस्फेयर जैसे, और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये दो रहेंगे, वेपर प्रेशर। तो कोई चीज बॉइल कब होना शुरू होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही, मिनिमम बॉइलिंग, इसका मतलब कम टेम्परेचर पे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हेन ATM, atmospheric pressure become equals to vapor pressure, that temperature is called boiling point। तो आप कह रहे हो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रॉप, इसका मतलब कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो एक्सर्ट प्रेशर आ रहा है, ये एक्सर्टेड प्रेशर किसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट, तब जाके वो बॉइल होना शुरू होगा। इसके लिए वेपर, जितनी फास्ट वेपर फॉर्मेशन होगा, और फास्ट वेपर फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो ए और बी आपके कंपोनेंट है इसके अंदर वीक इंटरेक्शन रहना चाहिए। वीक इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा वेपर बनेगी, उतना ही जल्दी प्रेशर एक्सर्ट होगा, उतना ही वो एटमॉस्फेरिक के साथ में इक्विलिब्रियम आएगा, वो कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएगा। और ऐसा वीक इंटरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, मोर वॉलेटाइल। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप मिक्सर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, अपन शुगर केन से जो फर्मेंटेशन, शुगर केन के फर्मेंटेशन से जो अपन इथेनॉल ऑब्टेन करते हैं वो आप 95% से ज्यादा प्योर नहीं कर सकते, क्योंकि 5% जो वाटर रिमेन्स बचता है वो उसके साथ में एज़ोट्रॉप्स बना देता है। और एज़ोट्रॉप का आपने अभी देखा था, दे आर हैविंग सेम कंपोजिशन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर स्टेट, सो दे बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो और वो लो टेम्परेचर पे आपके बॉइल होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स में आते हैं। पॉजिटिव मीन्स जिनकी वेपर फास्टर बनती है, और वेपर फास्टर बनने का मतलब ए और बी की लिक्विड स्टेट में वीक इंटरेक्शन रहता है, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। उसका एग्जाम्पल है ऑब्टेनिंग इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन। यस, इसी का अपोजिट सेकेंड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को अपन कैसे समझेंगे, इसका मतलब एटमॉस्फेयर की प्रेशर के साथ में इक्विलिब्रियम लेट आएगा, और ये तभी हो सकता है कि जब आप कहते हो मैक्सिमम की हायर बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से, और ऐसा तभी पॉसिबल है कि इसमें जो ए और बी, जैसे आपका HNO3A है और H2OB है, तो इसमें ए और बी जो दो कंपोनेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो वो उसको वॉलेटाइल नहीं होने देगा। ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे लेवल ऑफ वेपर कम रहेगा, और जब लेवल ऑफ वेपर कम रहेगा तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ में आपका इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, तो आपको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा। टेम्परेचर रेज करेंगे तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन फास्टर होगा, तो वो एग्जर्ट प्रेशर जितना है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि हमें ऐसे लिक्विड को बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तभी आ सकता है जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो। और इसमें चूंकि ऐसे जो भी होंगे और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले जितने भी होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग नेगेटिव डेविएशन, तो ये अपन ने कहां पढ़ा था, रॉल्ट्स लॉ में, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए रॉल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। तो ये अपन जो भी स्टेटमेंट देंगे वो एज पर रॉल्ट्स लॉ होगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन वाले सारे इसमें आएंगे। जैसे अपन को HNO3 का एक्सट्रैक्शन करना या सिंथेसाइज करना है, तो इसमें आप 68% से ज्यादा प्योर नहीं कर सकते, रिमेन जो 32% होगा वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी HNO3 के साथ में वाटर कंपोनेंट रहेगा। और इस परसेंटेज के बाद
इन दोनों की जो लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन दोनों सेम हो जाती है, और ऐसा होगा तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, सेम बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वो हायर भी है तो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होंगे, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो HNO3 68% से ज्यादा प्योर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये वाटर के साथ में एजियोट्रॉप्स बना देते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम रहता है, उसको हायर करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रेज करना पड़ता है, इसीलिए मैक्सिम का बॉइलिंग पॉइंट हायर आता है, तो इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर। और दूसरा कहलाता है जिनमें वीक इंटरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेरिक के साथ में बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, तो ऐसे को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स इन एजियोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था लिक्विड वोलेटाइल कंपोनेंट्स के वेरियस कंसेप्ट, जिसमें लास्टली हमने एजियोट्रॉप मिक्सर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट में अपन सॉलिड इन लिक्विड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।